वेलकम बैक क्लास एंड टेस्ट। तो चलिए, अब हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल तो स्टडी किए ही, तो अब हम ड्रॉबैक देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल के। स्टार्टिंग में इन्होंने एटम्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं। बहुत अच्छा बताया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ खामियां हैं। उस खामियों को पहचाने मैक्सवेल साहब ने। उनका एक थ्योरी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किनका? मैक्सवेल साहब ने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि सन है जो आपका न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव करते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, जैसे कि आपका प्लैनेट्स मूव करता है, तो वैसी अवस्था में क्या होगा कि हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स सन के द्वारा लगाया जाएगा उन सभी पर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, और जिसके चलते वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेंगे और रेडिएशन इमिट करेंगे। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे। जैसे कि ये बीच में आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा हुआ है, और इसके चारों तरफ, प्रोटॉन तो अपोजिट चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको मूव करता है अलग अलग ऑर्बिट्स में। ये कहना था रदरफोर्ड साहब का। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, हमेशा खींचेगा, और जिसके चलते क्या होगा कि हमेशा अट्रैक्शन होगा और हमेशा खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन निकलेगा, इमिट करेगा एनर्जी। ठीक है? और क्या होगा, कंटिन्यूसली धीरे धीरे क्या करेगा, ये जा करके ये इस तरह से स्पाइरल पाथ में, इस तरह से ये स्पाइरल पाथ में धीरे धीरे चला जाएगा, और इसके आकर्षण में, इसके प्यार में जा करके ये जा करके इलेक्ट्रॉन सेंटर में जाके गिर जाएगा और यह कोलैप्स कर जाएगा। यानी ऐसा तो होता नहीं है। और तो इस प्रकार से इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्योरी के आधार पर इस जो एक्सप्लेनेशन था, इस एक्सप्लेनेशन को रदरफोर्ड साहब के मॉडल को बर्खास्त किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी ठीक कहें कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रहते हैं, न्यूक्लियस में बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ये सब सही है, ठीक है ना, स्पेस है, सही है। लेकिन घूमने की जो आप जो बता रहे हैं तरीका कि प्लैनेट्स और सन की तरह घूमता है, ये गलत है। ठीक है? तो और इसको कोलैप्स करने में मात्र 10⁻⁻8 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बल्कि 1 सेकंड का 10⁻8। सोचिए कितना कम सेकंड में, 1 सेकंड में नहीं, 10⁻8 सेकंड में यह जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यह न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, और इस आधार पर रदरफोर्ड मॉडल्स को 100% सही नहीं कहा जाता है। तो रिसर्च पर रिसर्च चलता रहा, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड साहब के ड्रॉबैक्स जो हैं वो 2 ड्रॉबैक्स रह गए इनके। पहला कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो इनका मॉडल जो है, फर्स्ट जो इनका ड्रॉबैक है कि कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक तो इनका ड्रॉबैक ये हो गया, और दूसरा जो इन्होंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये इनका गलत है ना। तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो 2 ही इनकी खामियां हैं, डजंट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 2 मेन खामियां इनके मॉडल का रहा, जिसको बताने वाले साइंटिस्ट थे मैक्सवेल साहब, है ना।
मैक्सवेल साहब ने इसे बताया था, और कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के आधार पर। तो भाई साइंटिस्ट लोग देखें कि दो इसमें ड्रॉबैक्स है, तो चलो एक अच्छा जगह है यहाँ रिसर्च करो और पता करो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, और इसी के लिहाज से बोर मॉडल ऑफ एन एटम आया। बोर साहब ने एटम के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन बोर मॉडल को पढ़ने के पहले हमें समझना पड़ेगा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहला तो हमें स्टडी करना पड़ेगा क्या? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दो बिहेवियर होता है। कौन सा दो बिहेवियर होता है, ये हमें जानना होगा, तभी हम लोग बोर मॉडल साहब के एटम का जो थ्योरी है उसे समझ पाएंगे। तो एक इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका पार्टिकल नेचर होता है, और दूसरा यह वेव लाइक भी नेचर का रखता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो दो नेचर शो करते हैं, है ना, टू टाइप्स ऑफ नेचर शो करते हैं। एक तो पार्टिकल लाइक, पार्टिकल की तरह यह व्यवहार करता है, ठीक है ना, और दूसरा ये व्यवहार करता है कैसा? वेव लाइक, वेव की तरह भी व्यवहार करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एक पिता की तरह व्यवहार करता हूँ, और आप लोगों के सामने मैं एक शिक्षक की तरह व्यवहार करता हूँ। टू टाइप्स ऑफ नेचर, है ना, दो तरह का नेचर। ठीक उसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका भी ड्यूअल बिहेवियर है, पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक। ये पढ़ना होगा, समझना होगा हमें थोड़ा सा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें ले लेना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। ये दो चीज़ अगर हम लोग समझ लें तो फिर हमें आगे जाकर के बोर मॉडल को और एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वेव लाइक जो नेचर है, तो हमें थोड़ा सा वेव के बारे में जानना होगा। तो वेव के लिए तो साउंड पढ़ना पड़ेगा, है ना, लाइट पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाया गया है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं। वेव मोशन, वेव का जो मोशन होता है ना, ठीक इसी तरह से होता है। कैसे? ऐसे यू मूव करता है, ठीक है ना, वेव इस तरह से मूव करता है, इसे ही हम लोग कहते हैं वेव मोशन। और इसका जो मिड पॉइंट है, इसका आप मिड पॉइंट ले लो, ठीक है ना, इसका एक मिड पॉइंट ले लो, और इस मिड पॉइंट से अगर आप देखोगे तो एक मैक्सिमम अपवर्ड जाता है ऊपर की तरफ। ये जो वेव जो है, एक बार ये ऊपर की तरफ जाता है तो एक बार नीचे की तरफ भी जाता है, माने अप डाउन, ऐसे ऐसे ये चलता है, ठीक है ना। तो ये वेव है। तो एक मैक्सिमम अपवर्ड जाता है और मैक्सिमम डाउनवर्ड मूवमेंट, दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ये जो कवर हो रहा है रेड वाला लाइन, ये क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन ये अपवर्ड की तरफ आप देखो तो ये मैक्सिमम अपवर्ड की तरफ चला गया डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो इस मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिस्ट, CREST, क्रिस्ट। क्रिस्ट नहीं कहते हैं, क्रिस्ट फिल्म नहीं याद करो, क्रिस्ट, है ना। क्रिस्ट हमेशा चरम पे रहता है, इसलिए क्रिस्ट ऊपर है, ठीक है ना। तो ये क्या, क्रिस्ट क्या हो गया? मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा जो पॉइंट है, नीचे वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक नीचे वाला जो पॉइंट है, ये मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ये ट्रफ क्या हो गया? मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ का। तो किसी भी वेव का ये नेचर है कि कितना क्रिस्ट है और कितना आपका ट्रफ बना रहा है, कितना उसका हाइट और डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हाइट और कितना डेप्थ बनाता है ना। तो ये इस तरह से वेव चलते हैं। ये है वेव का मोशन। सांप कैसे चलता है? ऐसे 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 ऐसे। तो दैट इज सांप का भी वेव वाला मोशन। तो वो वेव का मोशन होता है, क्रिस्ट और ट्रफ। ये आपको समझ में आ गया। तो वेव
क्रिस्ट और ट्रफ के द्वारा कंटिन्यू बनते हैं। तो वेव मोशन को अगर हमें स्टडी करना है तो यहाँ पर हमको वेव मोशन का, वेव का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको पढ़ाएंगे क्या, वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वह होगा जो लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड, या हम लोग एम्पलीट्यूड भी देखेंगे, एम्पलीट्यूड। थर्ड हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। और चौथा हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव का वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी तो सब कोई समझ रहा है कि वेलोसिटी क्या होता है, लेकिन 3 टर्म यहाँ पर नए मिलते हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। 2 टर्म तो अभी आपने देख लिया, क्रिस्ट और ट्रफ, 2 चीज़ सीख लिया। अब बाकी 3 की बारी है, तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। वेवलेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट क्रिस्ट्स, 2 नज़दीकी पहाड़ी, 2 नज़दीकी पहाड़ी क्रिस्ट, 2 नज़दीकी पहाड़ी या ट्रफ्स, या 2 नज़दीकी ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। 2 नियरेस्ट, ठीक है ना, 2 एडजेसेंट क्रिस्ट, 2 नियरेस्ट क्रिस्ट या 2 एडजेसेंट ट्रफ्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर है। थोड़ा और समझो इसको, क्यों कहते हैं 2 नियरेस्ट क्रिस्ट को, क्योंकि ये देखो, ये जो वेवलेंथ जो चलता है ऐसे, ठीक है, ये बना, ठीक है, हाइट के लिए अगर आप इसको मिड पॉइंट से देखो तो 2 नियरेस्ट हाइट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक अनोखा सा साइन है जिसे कि कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं इसे, लैम्डा। इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय एक सिंबल है, और सिंबल को कहते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। ओके, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये जो देख रहे हो ये क्या है, अगर इसे आप यूं ड्रॉ करो तो देखो एक सर्किल का 1/4 है ना, ये जो है आपका क्या है, एक सर्किल का 1/4 है, और नीचे वाला जो हाफ है यह भी एक सर्किल का 1/4 है, ठीक है। और ये जो इधर चले जाओ तो ये थर्ड हो गया, 3/4 हो गया सर्किल का, और ये 4th हो गया, यानी ये कंप्लीट सर्किल बनाता है। वेवलेंथ में मीनिंग क्या हो गया कि ये कंप्लीट सर्किल का डिस्टेंस हो गया, है ना। 2 क्रिस्ट या 2 ट्रफ अगर ले लो के बीच का, 2 एडजेसेंट क्रिस्ट माने नज़दीकी क्रिस्ट, 2 नियरेस्ट क्रिस्ट या 2 नियरेस्ट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को ले लोगे तो वो एक कंप्लीट क्या बना लेता है, सर्किल बना लेता है। एंड दैट इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लैम्डा से। क्लियर है। और वेवलेंथ को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट जो करते हैं वो एंगस्ट्रॉम से। इसका जो यूनिट होता है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान देने का चीज़ है कि वेवलेंथ का एक मेजरमेंट यूनिट है, वह है एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए पर, ऊपर में गोला, ए पर एक रसगुल्ला दे देते हैं, उसी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये याद रखने का है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 क्या, सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नहीं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, याद रखना है, 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। ये आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और इसी में हम लोग इसको मेजर करते हैं। कुछ लोग कभी कभी माइक्रोन में भी मेजर करते हैं। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन, इसे माइक्रोन पढ़ते हैं, म्यू है ना, इसे क्या पढ़ते हैं, माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। क्लियर है। और 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, 10⁻9 मीटर।
अगर हम 1 मिली माइक्रोन लिखे, 1 मिली माइक्रोन लिखे, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर बराबर भी ऑल्सो होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ये याद रखना होगा आपको रिलेशन, इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस मीटर, इसे नैनोमीटर पढ़ते हैं, नैनोमीटर, नैनोमीटर। और 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कैसे लिखते हैं, पीएम। 1 पिकोमीटर इसको पढ़ते हैं क्या, 1 पिकोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर, इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो याद कर लेंगे। नंबर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। नंबर 2 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। थर्ड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, नोट डाउन। फोर्थ 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, एग्जाम में आएगा तो यही सब यूनिट आएगा। फिफ्थ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। एंड सिक्स्थ 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। वेवलेंथ क्या है ये तो समझ में आ गया। अब अगला जो एक नया टर्म जो बताए थे वो है फ्रीक्वेंसी। अब उस फ्रीक्वेंसी को भी देख लेते हैं क्या है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a given point in 1 second is known as the frequency। फ्रीक्वेंसी क्या है, चेक पॉइंट है, ऐसे समझ लो। फ्रीक्वेंसी एक चेक पॉइंट है, यहाँ पर पुलिस बैठा हुआ है, ठीक है, पुलिस साहब बैठे हुए हैं कि भाई यहाँ से जितना भी ट्रक निकल रहा है सबको चेक करके निकालना है। और कितना, 1 सेकंड का समय है। 1 सेकंड में कितना ट्रक पास करता है, अगर 10 ट्रक पास कर गया, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी हो गया क्या, 10 ट्रक पर सेकंड, 10 ट्रक पर सेकंड। भाई इस चेकपोस्ट से 10 ट्रक पर सेकंड ये पुलिस वाला पास करा रहा है, पैसा खा के। अगर 20 खा गया तो 20 ट्रक पर सेकंड। ठीक उसी तरह से द नंबर ऑफ वेव्स, कितने नंबर ऑफ वेव्स है ना, हाउ मेनी वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से एक दिए गए पॉइंट से कितने वेव्स पास कर रहे हैं इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना आपको वेवलेंथ, माने एक पूरा सर्किल है ना, एक पूरा सर्किल नियरेस्ट क्रिस्ट और ट्रफ, एक पूरा सर्किल कितना पास कर रहा है, ठीक है ना, कितना पूरा सर्किल एक पास कर रहा है इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। उसे ही हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया क्या होता है, और डिफिनीशन भी आएगा तो लिख देंगे आसानी से। द नंबर ऑफ वेव्स, ट्रक्स नहीं लिखना, विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, पुलिस नहीं लिखना, इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, उससे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ को डिनोट करते थे किस चीज़ से, लैम्डा से। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं किस चीज़ से, इसे वी नहीं पढ़ते हैं, न्यू, इस तरह से लिखते हैं, ये है क्या, न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, इसे पढ़ते हैं हम लोग न्यू, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया क्या, साइकिल पर सेकंड। मैंने कहा ना कितना गोला पास करता है वेव का, तो एक पूरा साइकिल है ना, तो इसका ऐसा यूनिट जो है, यूनिट जो होगा वो होगा साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड, कितना साइकिल पर सेकंड ये पास करा रहा है। ओके, दिस इज द यूनिट। और इसे हम लोग कह सकते हैं ऑल्सो, इसको नाम देते हैं हर्ट्ज। इसको एक ऑल्सो यूनिट है, द एसआई यूनिट जो इसका फ्रीक्वेंसी का है। साइकिल पर सेकंड तो यूनिट है ही, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो है हर्ट्ज, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट जो है वो है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, नहीं तो पर सेकंड, नहीं तो क्या यूनिट है, पर सेकंड। और वेवलेंथ को हम लोग यूनिट मेजर करते थे क्या चीज़ में, मीटर में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, नैनोमीटर,
एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है? 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। क्लियर? 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज जो होता है वह 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। क्लियर? तो वेवलेंथ समझ में आया, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि एक चेक पोस्ट से कितना गोला पास कर रहा है ना, कितना गोला पास कर रहा है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी आपको मालूम हो गया। अब थर्ड है आपका वेलोसिटी। अब भागेगा तो उसका वेलोसिटी भी होगा, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, एक वेव के द्वारा। एक वेव कौन हो गया? ये यहाँ से यहाँ लेकर एक वेव लेंथ, यहाँ फॉर्म कर गया एक वेव। तो इस एक वेव के द्वारा 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया गया? 1 सेकंड में वो कितना पार करते चला गया, है ना, चक्का कितना बार मूव करते चला गया इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में, इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। उसे ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव। और वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वी से करते हैं ना। वी से कहाँ करते हैं? फिजिक्स पढ़ते थे तब। अभी क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो यहाँ इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे छोटी वाली सी से, ठीक है ना। वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे छोटी वाली सी से यहाँ वेव में। और इसका यूनिट क्या होगा? क्या होता था? मीटर पर सेकंड फिजिक्स में। तो यहाँ भी इसका ऐसा यूनिट वही होगा, क्योंकि डिफिनीशन भी वही है। ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। ओके, तो यूनिट भी वेलोसिटी का मालूम ही है, वेलोसिटी तो जानते भी है। अब चौथा है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज द हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ द वेव। कितना हाइट है, ठीक है ना। ये जो हाइट है क्रिस्ट का, इसी हाइट का दूसरा नाम है, इस हाइट का दूसरा नाम है हाइट ऑफ क्रिस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ ट्रफ का दूसरा नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। इसी का सेकेंडरी नेम है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ये समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड दूसरा नाम है किसका? हाइट ऑफ किसका? क्रिस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ का। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया। अब पांचवा एक चीज आ गया, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द, इसे हम लोग डिफाइंड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। अब वेवलेंथ क्या हो गया? एक चक्का, है ना। 2 एडजेसेंट हाइट या 2 एडजेसेंट क्या डेप्थ, यानी 2 एडजेसेंट क्रेस्ट या 2 एडजेसेंट ट्रफ के हम लोग कहते हैं क्या? वेवलेंथ। तो कितने वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना चक्का है ना। 1 सेंटीमीटर में कितना चक्का है, एंड इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। जो क्या होता है? वेवलेंथ का इनवर्स होता है, एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। और इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं किस चीज में? सेंटीमीटर में। क्लियर? तो आपका 1 सेंटीमीटर में कितना वेवलेंथ है, उसी को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। क्लियर है? और हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते थे किसको? न्यू से रिप्रेजेंट किसे करते हैं? ये बताओ। न्यू से रिप्रेजेंट किए थे किसे? फ्रीक्वेंसी को। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किए थे किससे? लैम्डा से। और न्यू से फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। वेलोसिटी को सी से। क्लियर है? और एम्पलीट्यूड को ए से। एम्पलीट्यूड को छोटा वाला ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आया वेव नंबर। तो वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार, है ना, दाड़ू वाला बार नहीं, न्यू बार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय लिखता हूँ, उतना बड़ा काला लिखो, डिनोटेड बाय। इसे हम लोग डिनोट करते हैं न्यू बार से। ये न्यू लिखा, ऐसे लिखाता है न्यू, है ना, और इस पर एक बार दे दिया, न्यू बार। इसे पढ़ते हैं क्या? न्यू बार। इसी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट होता है पर मीटर। ऐसा यूनिट हो गया पर मीटर, क्योंकि वेवलेंथ का इनवर्स है ना। वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर इज इक्वल टू
1 बाई वेवलेंथ, 1 बाई वेवलेंथ, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, न्यू बार से। न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ओके, पर सेंटीमीटर। ये ध्यान देने की चीज है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो बड़ा नया नया चीज आप देखें ना। चलिए अब रिलेशनशिप हम लोग लिखते हैं, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, न्यू बार से, ठीक है। सॉरी, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, क्लियर है। और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, क्लियर है। तो इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तो वेलोसिटी सी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, लैम्डा इनटू न्यू। यानी कहने का अर्थ हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ओके। ये याद रखेंगे, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, क्लियर। और v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ये सॉरी, हाँ, न्यू इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी हमारे को क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, हमारा वेवलेंथ है, क्लियर। और हम लोग जानते हैं 1 बाई लैम्डा, हम लोग जानते हैं ना 1 बाई लैम्डा बराबर न्यू बार, ये हम लोग जान रहे हैं, मैंने अभी बताया है ना। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ। तो इस सी बाई लैम्डा है ना, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी इंटू 1 बाई लैम्डा। और 1 बाई लैम्डा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं न्यू बार, यानी न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी वेलोसिटी, ठीक है, इनटू वेव नंबर, क्लियर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। नंबर 1, नंबर 2 फार्मूला, नंबर 3 फार्मूला, ये 3 फार्मूला दिमाग की खोपड़ी में बैठा लेना है, क्लियर। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। वेलोसिटी तो जान ही रहे हो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, मैंने बता दिया है। अब हमारा नया जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पहले आप लोग इसको रिवाइज कर लो, ओके, थैंक यू।